बच्चों सुप्रभात। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा था। आज उनकी कविता आत्मकथ्य के बारे में जानते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। कविता है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरल तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इस तरह यह कविता है आत्मकथ्य। प्रसंग मैंने पहले भी बताया था कि एक परंपरा से चली थी कि लोग हंस पत्रिका में एक स्तंभ छप रहा था आत्मकथा। सभी लोग अपनी आत्मकथा अपने बारे में लिखकर उसमें छपवा रहे थे। तो प्रसाद के साथियों ने भी, प्रसाद के दोस्तों ने, परिचितों ने उनसे कहा कि वो भी अपनी आत्मकथा अपने जीवन के बारे में कुछ लिखें। तो प्रसाद ने सोचा, प्रसाद को लगा कि वो क्या लिखे, और उन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध करने के क्रम में जो वास्तविकता थी कि विरोध करने के क्रम में उन्होंने पूरी अपने जीवन की कहानी कह डाली। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसाद कहते हैं कि मेरे जीवन में, या वो प्रकृति का उदाहरण देते हुए, दूसरों का उदाहरण देते हुए कहना चाहते हैं कि प्रकृति को देखो, प्रकृति में कोई ऐसा है जो अपने जीवन के बारे में बात कर रहा है। वो कहते हैं मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप का अर्थ होता है मधु का पान करने वाला, अर्थात भंवरा। मधु मतलब फूलों का पर्क, फूलों का जो रस है उसका पान करने वाला। मधु मतलब सिर्फ वो शहद नहीं, मधु से तात्पर्य है फूलों का पराग, फूलों का रस। जिसका पान करता है वह भंवरा। वैसे तो तितली भी करती है, लेकिन मधुप शब्द योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ का मतलब अगर शब्द में देखें तो योगरूढ़, और समास में देखें तो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आप जानते होंगे। बहुब्रीहि समास के बारे में क्लास 9 में आपने पढ़ा है समास को, कि बहुब्रीहि समास वह समास होता है समस्त पद, किसी समस्त पद में आए हुए जो दो पद हैं, उन दोनों पदों में से किसी की प्रधानता ना होकर किसी तीसरे की प्रधानता हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, तब वह बहुब्रीहि समास होता है। योगरूढ़ अगर शब्द के दृष्टिकोण से देखें, बनावट के भेद से जो शब्द बताए गए हैं, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद बताए गए हैं, आपने पढ़ा होगा, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो मधुप शब्द जो है वो योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ का अर्थ होता है जो शब्द से यौगिक हो और अर्थ से रूढ़ हो, जिसका अर्थ शब्द चाहे कुछ भी हो लेकिन अर्थ एक किसी निश्चित के लिए प्रयोग किया जाता हो। जैसे हम गणेश कहते हैं, गणेश का अर्थ होता है गण का स्वामी, गण जोड़ ईश, गण मतलब समूह, तंत्र,
और इस मतलब मालिक, स्वामी, पति, जो समूह का देवता है, समूह का है मालिक है, समूह का राजा है, वो है गणेश। लेकिन हम गणेश कहते हैं सिर्फ और सिर्फ गिरिजानंदन को, गौरी सुत को, पार्वती पुत्र को, जिनका लंबा सा उदर है उनको, जिनकी सुंड वक्र तुंड हैं उनको। तो वो योगरूढ़ शब्द है। वैसे ही मधु का पान करने वाला, तो मधु का पान बहुत सारे, न सिर्फ भंवरा ही नहीं करता, तितलियां भी करती हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं वो भी करते हैं, लेकिन मधु कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ भंवरे को। इसलिए यह शब्द जो है, यह शब्द के दृष्टिकोण से योगरूढ़ शब्द है, और समास में योग बहुब्रीहि समास है। तो कहते हैं कि मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां। पेड़ों की पत्तियां आपने देखा होगा, वो मुरझा कर गिरती हैं, और गिरकर कितनी घनी धरती को, जो धरती पर एक लेयर सा, एक स्तर सा बना देती है। क्या वो अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में बताती है? वो अपने बारे में कहती है कि उसने क्या किया? कभी नहीं। इसलिए कवि कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यहलो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इस अनंत नीलिमा में कहते हैं कि इस आसमान के, इस नीली छतरी के नीचे, नीले आसमान के नीचे असंख्य इतिहास बढ़े पड़े हैं। लेकिन तुम बताओ, कोई भी व्यंग्यात्मक तरीके से यहाँ कवि ने कहा है कि यहलो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। क्योंकि हमारे किसी भी जीवन में सिर्फ सुख के क्षण नहीं होते, सिर्फ खुशी के क्षण नहीं होते, आनंद के क्षण नहीं होते, दुख के, गम के भी कण होते हैं, दुख की घड़ियां होती हैं। और किसी ने तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि संसार में मनुष्य के जीवन में सुख के क्षण तो गिने चुने हैं और दुख हजारों हैं। और वास्तविकता यह है, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि मनुष्य कभी भी किसी के दुख से दुखी नहीं होता। रहीम ने एक दोहे में बड़ा ही सुंदर अपने भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनिए ठिलई हैं लोग सब बांटी न लगी है कोई। कहते हैं रहीम कवि कहते हैं अपने मन की व्यथा को अपने मन के अंदर छिपा कर रखो, दबा कर रखो, क्योंकि तुम उससे अगर व्यक्त करते हो, कोई तुम्हारी उस दर्द को अगर सुनेगा तो कोई उससे बांटेगा नहीं, तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम पर हंसेगा। यह मनुष्य की रीति है। इसलिए कवि कहते हैं, बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कवि ने कहा है कि यहलो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं। अपने मित्रों पर, साथियों पर व्यंग्य करते हैं कवि, कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं। क्या दुर्बलता अपनी बीती, अपनी जो आप बीती है उसमें जो दुर्बलताएं हैं, तुम खुद या सभी जानते हैं, हम खुद देख लें महसूस करके कि हमारे जीवन में सिर्फ अच्छाइयां नहीं होती, हमारे जीवन में सिर्फ अच्छाइयां नहीं, बुराइयां भी होती हैं। तो जब आत्मकथा लिखेंगे तो सिर्फ अच्छाई लिखेंगे, बुराई कौन लिखेगा? अगर हम सिर्फ अच्छाई ही लिखेंगे, अगर फूल को देखो, प्रकृति ने फूल बनाए हैं, आपने देखा होगा प्रकृति की विशेषता है कि प्रकृति ने फूल बनाए हैं। अगर यह प्रकृति ने जो फूल बनाए हैं, उस फूल, जितना ही सुंदर फूल बनाया है प्रकृति ने, उतने ही उसमें तीक्ष्ण कांटे लगाए हैं। जिस फूल में सुंदरता और सुगंध ज्यादा होता है, उसके कांटे भी उतने ही तीक्ष्ण और नुकीले होते हैं। मतलब आभूषण जितना महंगा होता है, तिजोरी उतनी ही मजबूत रखी जाती है। संपदा जितनी बड़ी होती है, तिजोरी, बक्सा उतना मजबूत बनाया जाता है। यह प्रकृति का नियम ही नहीं, यह वास्तविकता भी है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में सिर्फ अच्छाइयां नहीं होती, हमारे जीवन में अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी होती हैं। तो हम सिर्फ अच्छाइयों को व्यक्त करेंगे, अगर आत्मकथा लिखेंगे तो आत्मकथा में सिर्फ अच्छाइयां लिखेंगे, बुराइयां नहीं। ये तो फिर प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, मजाक हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा करने से
ये कि कौन सा है, और वास्तविकता है कि हम अपनी बुराइयों को सबके सामने रखकर हम अपने आप को हंसी का पात्र बनावे। ये संभव नहीं। खैर, आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।